विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय में पद्य खंड के अंतर्गत वृक्षाणाम चेतनत्वम इस शीर्षक पाठ के आज के अवतरण को। आज हम भृगु के वचनों को पढ़ेंगे, जिसमें भरद्वाज के पूछे गए समस्त प्रश्नों के उत्तरों को कहा गया है। आज हमें पढ़ना है पद्य संख्या 8, 9 और 10। तो पढ़ने से पहले निवेदन करेंगे कि आप अपना रफ और अपनी लेखनी लेकर के बैठिएगा, जिससे कि कठिन शब्दों को आप नोट कर सकें। और वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, जो कुछ पूछना है आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। आइए पढ़ते हैं। घनानामपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः तेषां पुष्पफल व्यक्तिर नित्यं समुपपाद्यते। ऊष्मतो म्लायते पर्णं त्वक्फलं पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते। वायुवग्नि अशन्यनिर्घोषैः फलं पुष्पम अविशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस् तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। तो आइए इनके शब्दार्थ देखते हैं। भृगु उवाच, भृगु बोले, घनानाम अपि ठोस आकार वाले भी वृक्षाणाम वृक्षों में आकाशः आकाश तत्व अस्ति होता है, न संशयः इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तेषाम उनमें फल पुष्प व्यक्ति ही फल और फूलों की उत्पत्ति नित्यम नियमित रूप से समुपपाद्यते होती रहती है। ऊष्मतः गर्मी से म्लायते मुरझा जाते हैं पर्णम पत्ते त्वक और त्वचा, फलम फल, पुष्पम पुष्प एव इसी प्रकार च और, म्लायते मुरझाते हैं, शीर्यते नीचे गिर जाते हैं, चापी और भी, स्पर्शः स्पर्श गुण, तेन इसलिए अत्र इन वृक्षों में विद्यते होता है, अर्थात ये संवेदनशील होते हैं, सर्दी गर्मी इन पर असर डालती है। वायु तेज वायु, अग्नि जलती हुई अग्नि, अशनि आकाशीय बिजली, निर्घोषैः तेज आवाज़ से, फलम इनके फल, पुष्पम पुष्प, विशीर्यते नीचे गिरते हैं। नीचे शब्द हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गिरने के बाद वो नीचे ही आएंगे, अन्यथा विशीर्यते का अर्थ केवल इतना होगा कि गिर जाते हैं। ठीक। श्रोत्रेण श्रोत्र इंद्रिय से गृह्यते ग्रहण किए जाते हैं, शब्दः शब्द, तस्मात् इसलिए, शृण्वन्ति सुनते हैं, पादपाः वृक्ष। आइए अब इनका अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में ठोस स्वरूप वृक्ष आदि पर पूछे गए भरद्वाज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भृगु ऋषि कह रहे हैं, ठोस आकार वाले वृक्षों में भी आकाश तत्व होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि उनमें नियमित रूप से पुष्प फल की उत्पत्ति होती रहती है। कहने का आशय यह है कि यदि आकाश तत्व नहीं होगा तो ना तो फूल बनेंगे ना फल बनेंगे, तो फिर इनकी उत्पत्ति कैसे होगी। समझिएगा। एक बार फिर अनुवाद देखें। ठोस आकार वाले वृक्षों में भी आकाश तत्व होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनमें नियमित रूप से फल और फूलों की उत्पत्ति होती रहती है, यानी कि फूल और फल उत्पन्न होते रहते हैं। तेज गर्मी से वृक्षों के पत्ते, उनकी त्वचा, फल और पुष्प मुरझाते हैं और गिर भी जाते हैं, इसलिए
इनमें स्पर्श गुण अर्थात संवेदनशीलता पाई जाती है अर्थात होती है। यानी कि अधिक गर्मी या अग्नि इत्यादि के संपर्क में आने से वृक्षों के पत्ते इत्यादि जो मुरझाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये भी सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं। एक बार फिर अनुवाद देखिए। क्योंकि ऊष्मा से इनके पत्ते, इनकी त्वचा, फूल और फल मुरझाते हैं और गिर जाते हैं, इसलिए इन वृक्षों में भी स्पर्श गुण विद्यमान होता है। वायु, अग्नि, आकाशीय बिजली और तेज़ आवाज़ से इन वृक्षों के फूल और फल गिरते हैं। क्योंकि शब्द कानों से यानी कि कर्ण इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, इसलिए वृक्ष सुनते हैं, यानी कि सुनने का गुण भी इनमें पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब तेज जहाज इत्यादि निकलता है तो भी इनकी पत्तियां, या कहीं आप पटाखा वटाखा छोड़ते हैं अधिक तीव्र ध्वनि वाले, तो भी इनके पत्तियां और कोमल पुष्प नीचे गिर जाते हैं और हवा चलने पर गिरते ही हैं। आकाशीय बिजली गिरती है तो जल जाएंगी और गिरेंगी, ये सब आपने देख रखा है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि तेज वायु, अग्नि और आकाशीय बिजली तथा तेज ध्वनि के कारण इनके फूल और फल गिरते हैं। क्योंकि शब्द कानों से सुने जाते हैं, इसलिए वृक्ष सुनते भी हैं। तो इसका अनुवाद पूरा हुआ। आइए व्याकरण का तत्व समझ लेते हैं। घनानाम धन अपि, इन दो शब्दों को जोड़ा गया है। वृक्षाणाम धन आकाशः, इतने में दीर्घ स्वर संधि है। आकाशा धन अस्ति, यहाँ पर विसर्ग संधि है और विसर्ग के बाद पूर्व रूप संधि भी की गई है। फल, पुष्प, फल, पुष्प और फल, यानी कि पुष्पम च फलम च, इन दोनों में द्वंद्व समास हुआ है और इनकी नियमित रूप से उत्पत्ति यानी कि पुष्प फल, पुष्पाणाम फलानाम व्यक्ति, यहाँ पर तत्पुरुष समास बना है। तो सम धन उपपाद्यते, यह क्रियापद है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। परीक्षा में पूछ सकता है सम उपपाद्यते में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आप बताएंगे कि सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पुष्पम धन एव, दोनों शब्दों को जोड़ा गया है, कोई विशेष संधि नहीं है। स्पर्शः धन तेन, इतने में विसर्ग संधि है और तेन धन अत्र, इतने में गुण स्वर दीर्घ स्वर संधि है। तेन धन अत्र में अका सवर्ण दीर्घा के अनुसार दीर्घ स्वर संधि लगी हुई है। अब यहाँ पर संधित पद बढ़िया से मिलेगा आपको। वायु धन अग्नि, यहाँ पर यड़ संधि है। अग्नि धन अशनि, यहाँ पर भी यड़ संधि है। निर्घोषई शब्द बाद में जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संधि नहीं है, यानी कि अशनि धन निर्घोषई, ये केवल शब्दों को जोड़ा गया है। तो वायु च, अग्नि च, अशनि च, निर्घोषः च, इन सब में समाहार द्वंद्व समास है। शब्दः धन तस्मात्, यहाँ पर विसर्ग संधि है और तस्मात् धन शृण्वन्ति, यहाँ पर विसर्ग संधि के साथ साथ श्चुत्व संधि और छत्व संधि भी की गई है, यानी कि च का छा भी हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह अवतरण समझ में आया होगा। शेष बचे हुए पद्यांश को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज यहीं तक, जितना बताया जा रहा है उतने को लिख करके छोड़िएगा। शुभम भूयात्।